जय हिंद दोस्तों। तो हमने कंप्लीट कर लिए थे 90 क्वेश्चंस तक। वी वर डिस्कसिंग अबाउट एफडीआई एंड फॉरेन करेंसीज, और 90 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था। 91 से आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, वी आर ऑलरेडी रनिंग विद ज्योग्राफी घटना चक्र एज वेल एज द आई दृष्टि, दैट इज़ द करंट अफेयर्स घटना चक्र। उसका रिविजन भी हम साथ में चला रहे हैं। हिस्ट्री और इकोलॉजी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। आप वन को में देखना चाहते हैं, जो लोग कंपाइलेशंस चाहते थे तो आप वन को में देख लीजिए, दैट इज़ अ काइंड ऑफ कंपाइलेशन। आप प्ले ऑल का लगा दीजिए ऑप्शन, और वही कंपाइलेशन के तौर पे चलता चला जाएगा। और आपको अलग अलग चैप्टर वाइज देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. Second thing, I discussed you about the mentorship program which I'm planning to launch very soon. So kindly give your insights related to that, and it will be very helpful for me and in launching the programs, because it is actually launched for you. So थोड़ा सा इंसाइट आपका मिलता है तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. एज अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, एज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, आई वुड लाइक you to give your insights on that. So let's start with the question number 91. According to new RBI governor, which among the following factors determines the exchange value of the money? अब ये नए RBI गवर्नर कब बने थे? रघुराम राजन जी 2013 में. इनके हिसाब से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं? तो हाई इन्फ्लेशन रेट, हाई फिजिकल डेफिसिट, हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, और या फिर सारे. तो ऑल ऑफ द थ्री अबव फैक्टर्स ये जो हैं ये इन्फ्लेशन रेट को आई मीन डिटरमाइन करते हैं, सॉरी, एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू आरबीआई's गवर्नर, आरबीआई's न्यू गवर्नर रघुराम राजन, हाई इन्फ्लेशन रेट, फिजिकल डेफिसिट एंड हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस, ये तीनों ही जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज वैल्यू को. Which of the following is the correct sequence of the decreasing order of the given currencies in terms of their value in Indian rupees? So correct sequence क्या है इनमें से? correct sequence है US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर एंड हांगकॉन्ग डॉलर. इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू इन इंडियन रुपीज़ की बात हो रही है, और ये 98 का क्वेश्चन है. अभी कुछ चेंजेस हुए हैं तो देख लेते हैं हम. US डॉलर है 76.33, ये 2022 का है डेटा. कैनेडियन डॉलर है 60.51, वन न्यूजीलैंड डॉलर 51.61, हांगकॉन्ग का है 9 रुपये 66 पैसे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. द इंडियन रुपी इन रिसेंट ईयर हैज़ गेन्ड स्ट्रेंथ अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी? 2007 का क्वेश्चन है. उस समय डॉलर के अगेंस्ट इसने स्ट्रेंथ गेन किया था. 2005-06 में 79, सॉरी, US डॉलर 44.273. ठीक है. सो फ्लक्चुएटिंग है, समटाइम्स अप्रिशिएटेड, समटाइम डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग. वाइल इन कंपैरिजन टू US डॉलर अगर हम देखें तो पोजीशन कंटिन्यूसली अप्रिशिएटेड ही रही है इसकी. ठीक है, कंटिन्यूसली अप्रिशिएटेड रही है. इफ द रुपीज पर डॉलर एक्सचेंज रेट changes from 60 to 65 in a time period by the market forces, it implies devaluation rupee, appreciation of rupee, no change in exchange rate and or the depreciation of. देखिए डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए उन्होंने वो दोनों ऑप्शंस डाले. कहीं आप हड़बड़ी में डिवैल्यूएशन को होता है जब हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं. डेप्रिशिएट हुई है आपकी किसी के एवज में, किसी के वर्सेस दिस वर्सेस दैट, आपकी डेप्रिशिएट. एप्रिशिएट क्या होता है? 60 से 65 से 70 हो जाए, बढ़ जाए. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन देखने को मिला है. चेंजेस इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स are referred to as currency depreciation or appreciation. The market forces determine the price of each currency in the system. When the value of the currency falls in relation with a foreign currency, इसको depreciation बोलते हैं. While when there is a rise in currency value in relation with the foreign currency, it is called appreciation. The term devaluation is used when the government reduces the value of a currency under the fixed rate system. So given in the given question, जो domestic currency है, and the rupee has appreciated since it become less expensive, its value reduced in terms of foreign currency. ठीक. Next, when the exchange rate comes from $1 is equal to 60 to $1 is equal to 58, इसका मतलब क्या है? Rupee value has appreciated, dollar value has depreciated, rupee value has depreciated, dollar value has appreciated. तो रुपी वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हुआ है, 60 से 58 हो गया है. ठीक है. तो रुपी वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है और डॉलर वैल्यू डिप्रिशिएट हुआ है. ये दोनों इंटरकनेक्टेड है. एक अप्रिशिएट होगा तो दूसरा डिप्रिशिएट होगा. तो पहले $1 $60 का था, और अभी $1 $58 का है, तो हमें कम देना पड़ेगा, है ना. तो एप्रिसिएशन हुआ है रुपी का.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर treated as artificial currency? ADR, GDR, STR. स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल करेंसी में आते हैं. आर्टिफिशियल करेंसी इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर एन एक्चुअल करेंसी जो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में यूज़ की जाती है. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि IMF ने क्रिएट किया है. STRs आर यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ IMF टू पे देयर ड्यूज, transfer funds between the countries. The value of STR is computed using a group of currencies and adjust as the price of underlying currencies change. STR is the currency of IMF while ADR, GDR जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ना कि सब्सटीट्यूट होते हैं एक्चुअल करेंसी के. व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल यूरोपियन करेंसी? सिंगल यूरोपियन करेंसी का नाम है यूरो. सो यूरो ऑफिशियल करेंसी है. 27 मेंबर्स हैं जो यूरोपियन यूनियन के, उनमें से 19 की ऑफिशियल करेंसी है. और इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूरोपियन यूनियंस भी इसको ऑफिशियली मानते हैं बाय द 4 यूरोपियन माइक्रो स्टेट्स दैट आर नॉट EU मेंबर्स. ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ आक्रोतिरी और धकेलिया as well as unilaterally by Montenegro or Kosovo. Outside Europe, a number of special territories of EU members also use euro as their currency. Euro established हुआ था 1992 में by the provision of Maastricht Treaty and the name euro was officially adopted in Madrid on 16th December 1995. ये introduce हुआ था वर्ल्ड में फाइनेंशियल मार्केट्स में एज एन अकाउंटिंग करेंसी, यूनिट ऑफ अकाउंट ऑन 1st January 1999. And it replaced the former European currency unit ECU at a ratio of 1:1. Physical euro coins and banknotes entered into circulation on 1st January 2002. So at present euro second largest reserve currency है as well as second most traded currency भी है वर्ल्ड में US डॉलर के बाद. The currency of the proposed European Monetary Union will be, so it will be euro. Which of the following is not true for euro in 1999? It is a unit of account. ट्रू है. इट इज़ अ मीन्स ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स. इट इज़ अ मोड ऑफ पेमेंट. इट इज़ इन सर्कुलेशन. देखिए उस समय सर्कुलेशन में नहीं था, ऑब्वियसली हमने देखा इसका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज इन विच ईयर द न्यू करेंसी यूरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड? सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999. इट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ, तो देखिए यूरोपियन यूनियन के 12, अब 2001 की बात करें, अभी 19 स्टेट्स हैं. 19 आउट ऑफ 27 में ये नेशनल करेंसी. So euro currency is also, इसके अलावा is also used officially by the institutions of EU by 4 European micro states: Andorra, Monaco, San Marino and Vatican City that are not EU members. मतलब ये EU members नहीं है, फिर भी यूरो इनके द्वारा यूज़ की जा रही है, as well as unilaterally यूज़ की जा रही है Montenegro और कोसोवो के द्वारा. ठीक है. Which country has not accepted euro as its currency? इनमें से किसने एक्सेप्ट नहीं किया है? So ब्रिटेन में पाउंड चल रहा है, डेनमार्क और स्वीडन, यहाँ इन तीनों ने नहीं किया है. सो ऑल दिस कंट्रीज डू नॉट यूज़ यूरो एज द करेंसी. यूरो बैंक नोट्स एग्जिस्ट इन 7 डिफरेंट डिनोमिनेशन. यूरो बैंक नोट्स किस किस में आते हैं? 5 रुपये, मतलब नॉट रुपये, 5 यूरो, 10 यूरो, 20 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, 200 और 500. तो मैक्सिमम जो नोट जो वैल्यू का नोट है वो है 500 यूरोज़ का. जैसे कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है वो 2000 का था, अभी सर्कुलेशन से कम हुए हैं, बंद हुए हैं, बट 2000 का था ना, उससे पहले 1000 था. अभी जो मैक्सिमम हम ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो 500 का हो रहा है. उसी तरीके से यूरो में भी जो करेंसी है वो 500 यूरोज़ मैक्सिमम है. यूरो डॉलर्स आर करेंसी इशूड बाय यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, स्पेशल करेंसी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ USA. US dollar circulating in Europe and European currency exchange for the US dollar in USA. तो euro dollars क्या है? Euro dollars. It is US dollars which is circulating in Europe. ठीक है. तो ये US dollar denominated deposits हैं at banks outside the United States, especially Europe में. Thus they are not under the jurisdiction of Federal Reserve of US. टर्म ओरिजिनली कॉइन किया गया था US डॉलर्स के लिए यूरोपियन बैंक्स में, बट इसको एक्सपेंड किया गया ओवर द ईयर्स टू इट्स प्रेजेंट डेफिनेशन. द यूरो डॉलर मार्केट डेट्स बैक टू द पीरियड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और ज़्यादातर यूरोप जो था वो डिवास्टेटेड था वॉर की वजह से, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने फंड्स प्रोवाइड किए थे मार्शल प्लान के थ्रू टू रीबिल्ड द कॉन्टिनेंट, एंड दिस लेड टू वाइड सर्कुलेशन ऑफ डॉलर्स. इसी की वजह से यूरोप में डॉलर्स का सर्कुलेशन बढ़ गया था, एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेपरेट लेस रेगुलेटेड मार्केट फॉर द डिपॉजिट ऑफ दोज फंड्स. Unlike the domestic US deposits, the funds are not subject to the Federal Reserve regulation. So this results in higher interest rate for euro dollars. ठीक. In which of the following countries is rupee its currency? So कौन सी कंट्री में रुपी उसकी करेंसी के तौर पे
देखी जाती है? भूटान, मलेशिया, मालदीव्स या सेशल्स? सो रुपी इज़ ऑफिशियल करेंसी ऑफ सेशल। भूटान की करेंसी का नाम है मैंने इसको आज तक नहीं पढ़ पाया ना, अकेले में तो कैसे भी पढ़ लो, आपके सामने जो भी इसको समझ आ रहा है। गोल्ट्रम, आई थिंक एन इज साइलेंट। मलेशियाज करेंसी रिंगिट एंड मालदीव्स करेंसी इज रिफिया। बांग्लादेश करेंसी इज, बांग्लादेश की करेंसी है टका। सो दिनार इज द करेंसी ऑफ ईरान एंड लीरा। सॉरी, दिनार इज द करेंसी ऑफ ईरान एंड लीरा जो एट प्रेजेंट यूरो है, इट इज़ द करेंसी ऑफ इटली, वाइल रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। बाहत इज द करेंसी ऑफ, सो बाहत है थाईलैंड की, ठीक है। एंड टर्किश लीरा। देन वियतनाम की है डोंग, ईरान की है रियाल। देखिए ईरान की जो है वो दिनार भी है, ठीक है। करेंसी ऑफ चाइना, चाइना की करेंसी क्या है? युआन। येन किसकी है? जापान की। इंडिया की रुपी है। एंड लीरा, लीरा जो है वो इटली की है। युआन इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री? सो युआन इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। दिनार और न्यू दिनार इज़ नॉट द करेंसी ऑफ, किसकी नहीं है? सूडान, यूगोस्लाविया, यूएई, ट्यूनीशिया। सो इट इज़ नॉट द करेंसी ऑफ यूएई। यूएई की करेंसी है दिरहम, ठीक है, दिरहम। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। रिंगिट, बाट अभी हमने देखा, रुपया इंडोनेशिया, रिंगिट मलेशिया आई गेस, एंड 1 इज साउथ कोरिया। एक बार चेक करते हैं। मलेशिया इज रिंगिट, यस। थाईलैंड बाट, इंडोनेशिया रुपया एंड साउथ कोरिया वॉन। नेक्स्ट, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरेबिया। सो जापान की येन हो जाएगी, एलिमिनेशन पहले ही हो गया। ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रिया की है शिलिंग, अभी तो यूरो है। देन मैक्सिको, मैक्सिको की है पेसो एंड सऊदी की है रियाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू फेमा? FERA Foreign Exchange Regulation Act was replaced by FEMA in year 2001. FERA was given a sunset clause of 1 year till 31st May 2002 to enable the Enforcement Directorate to complete the investigation of pending issues. Under the FEMA, violation of foreign exchange rules has ceased to be a criminal offence, and as per the new dispensation, Enforcement Directorate can arrest and prosecute the people from the violation of the foreign exchange rules. ठीक है, तो इसमें से आपको नॉट करेक्ट आपको बताना है कि जो सही नहीं है, ठीक है। नहीं सॉरी, जो सही है वो बताना है आपको, इट इज़ करेक्ट आपको बताना है। सो फेरा को रिप्लेस किया था फेमा ने 2001 में, ये नहीं है सही। फेरा एक वॉज गिवन अ सनसेट क्लॉज 31 मई 2002 तक का। तो इसमें से जो सही है वो है अंडर द फेमा द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल्स हैज सीज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। फेरा 1973 इसको रिप्लेस किया फेमा ने 99 में ऑन जून 1, 2000। अंडर द फेमा द वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रूल हैज सीज टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, दिस इज ट्रू। तो फेमा के अंतर्गत जो अगर आपने किसी फॉरेन एक्सचेंज रूल का वायलेशन किया तो उसको पहले क्रिमिनल ऑफेंस में डाला जाता था, अब उसको क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी से हटा दिया गया है। इफ़ देयर वाज अ वायलेशन देन इट इज़ कंसीडर्ड एज अ सिविल ऑफेंस and as under FAIR Act. Apart from removing the criminal prosecution for non-compliance of foreign exchange norms, FEMA also introduced a sunset clause of 2 years till 31st May 2002 to enable the Enforcement Directorate to complete the investigation of the pending issues. FEMA कब आया फोर्स में? तो FEMA आया है सन 2000 में, in the year 2000. The government of India has replaced FERA by, so the government of India has replaced FERA by FEMA. The FEMA was finally implemented in which year? So it was implemented finally in 2002. So ये आया था 99 में with the objective of facilitating external trade and payments and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. It came into force on June 1st, 2000 with the sunset clause of 2 years. Finally fully implement किया गया इसको 2002 में after the period of sunset clause was over. Which of the following authorities sanctions foreign exchange for import of goods? So Exchange Bank. Foreign Exchange Management Act FEMA 99 prohibits dealings in foreign exchange except through an authorized dealers. Authorized dealer category 1 banks may allow remittance for making payments for imports into India.
After ensuring that all the requisite details are made by the importer and remittances for bona fide trade transactions as per the applicable laws in force, except for the goods included in the negative list which require license under the foreign trade policy in force, AD category banks जो थे, authorized dealer category banks, दे में फ्रीली ओपन लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड अलाउ द रेमिटेंसेज, तो वो कर सकते थे फ्रीली, ठीक है, और रेमिटेंसेज को भी अलाउ कर सकते थे फॉर इम्पोर्ट्स वेयर फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर्ड हैज़ बीन यूटिलाइज फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इन टू इंडिया. द AD कैटेगरी 1 बैंक जो है, इट शुड इंश्योर दैट द इम्पोर्टर्स फिनिशेज एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट वी exchange control copy of bill of entry, postal appraisal, फॉर्म ऑफ कस्टम्स असेसमेंट सर्टिफिकेट एट्सेट्रा, और सेटिस्फाई करें खुद को कि जो गुड्स हैं दे आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रेमिटेंस, वो इम्पोर्ट हो चुके हैं, ठीक है. तो ये मेनली इनका जो काम था. तो फॉरेन एक्सचेंज को इम्पोर्ट के लिए जो ऑथराइज करते हैं, अथॉरिटी सेंक्शन करती है, वो एक्सचेंज बैंक, ठीक है. नेक्स्ट assertion reasoning है, ceiling on foreign exchange for a host of current account transaction heads was lowered in the year 2000. Reason है, there was a fall in the foreign currency assets also. So A is true, R is false. Due to the establishment of FEMA instead of FERA, ceiling on foreign exchange for a host of currency account transaction heads was lowered in the year 2000. And India की जो foreign currency asset था वो increase हुआ था 2001 में. So वो data हम अभी नहीं देखेंगे. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको एक्ट्स का. MRTP एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, फेरा एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट. तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट आया था 1948 में, फिर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में, MRTP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 में, और फेरा आया था 1973 में. हवाला ट्रांजेक्शन्स रिलेट टू पेमेंट्स. सो हवाला ट्रांजेक्शन्स जो हैं रिलेट टू पेमेंट्स, विच पेमेंट्स रिसीव्ड इन रुपीज़ अगेंस्ट ओवरसीज करेंसीज एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स, ठीक है. सो हवाला ट्रांजेक्शन्स जो हैं दे रिलेट टू द पेमेंट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. हवाला ट्रांजेक्शन्स रिलेट टू पेमेंट्स रिसीव्ड इन रुपीज़, ठीक है, अगेंस्ट द ओवरसीज करेंसी जो आप रुपीज़ में रिसीव करते हो, एंड वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द ऑफिशियल चैनल्स आपको मिल रहा है. सो ओवरसीज ट्रांजेक्शन जैसे कि परचेज एंड सेलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी, ये किया जाएगा थ्रू ऑथराइज डीलर्स, बट ट्रांसफर ऑफ ब्लैक मनी जनरली जो होती है वो इनफॉर्मल नेटवर्क से होती है. हवाला भी एक तरीके का इनफॉर्मल मेथड है ट्रांसफरिंग मनी, किसी भी फिजिकल मनी के अगेंस्ट आप कर सकते हैं. हवाला प्रोवाइड्स एनोनिमिटी इन इट्स ट्रांजेक्शन as official records are not kept and the source of money that is transferred cannot be traced. So जैसे कि मान लीजिए कि सपोज अ पर्सन ए, उसको $200 भेजने अपनी वाइफ को जो कि किसी और कंट्री में रहती है. सो ही विल अप्रोच अ हवाला डीलर H1 अपनी कंट्री में जहाँ से उसको भेजना है, एंड गिव हिम द अमाउंट ऑफ मनी ही वांट्स हिज वाइफ टू रिसीव इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. अब जो ये हवाला है, डीलर है H1, ये कांटेक्ट करेगा हवाला डीलर 2 से जो H2 है, जो कि रेसिपिएंट कंट्री में जहाँ वाइफ रह रही है, ठीक है. तो एंड उसको बोलेगा कि $200 आप दे दो इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. किसको? वाइफ को. H2 ट्रांसफ़र करेगा अपने खुद के अकाउंट से माइनस कमीशन. मान लीजिए $200 देना है, उसने बोला कि मेरा $2 मेरा कमीशन है, तो माइनस कमीशन वो $198 ट्रांसफ़र कर देगा. एंड दे मतलब कि H1 और H2 ये अपना ट्रांजैक्शन सेटल कर लेंगे फ्यूचर में. सो इंडिया में अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हवाला ऑपरेशंस जो है वो इलीगल हैं. ऑल दो हवाला ऑपरेशंस क्या है, इलीगल हैं, बट इस तरीके से ये फॉर्म होता है बेसिकली. द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? सो इट केम इनटू फोर्स इन 2005. PMLA 2002 इनेक्ट हुआ था, फोर्स में आया था, एसेंट मिला था 2003 में और फोर्स में आया था 2005 में. विच ऑफ द फॉलोइंग economists propagated the pure monetary theory of trade cycle? So it is Hawtrey. Pure monetary theory of trade cycle was propagated by the British economist R.G. Hawtrey. According to Hawtrey, the trade cycle is a purely monetary phenomenon because general demand जो है वो it is itself a monetary phenomena. So he took a monetary approach towards the economic up downs of the industry and commerce, and it advocating the changes in the money supply through adjustment in the bank rate of interest for foreshadowing the later works of Keynes. Which of the following items has not been granted protection under Geographical Indication Act 1998? तो सबको ही मिला हुआ है 1998 के हिसाब से. लखनऊ चिकन क्राफ्ट, बनारसी साड़ी, दार्जिलिंग टी, सुरखा गुआवा ऑफ अलाहाबाद. आई डोंट नो हाउ दिस क्वेश्चन केम हियर. एनीवेज,
Which of the following pairs are correctly matched? Increase in foreign exchange reserves, monetary expansion, low import growth rate in India, that means recession in Indian industry, euro issues, share held by Indian companies in European countries, portfolio investment मतलब foreign institutional investors. करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है. तो इनमें से सही कौन सा मैच्ड है? तो सही है 1, 2 एंड 4. यूरो इशूज़ का मतलब शेयर हेल्ड बाय इंडियन कंपनीज इन यूरोपियन कंट्रीज नहीं है. सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर इंक्रीज हो रहा है दैट हैव इम्पैक्ट ऑन मॉनेटरी एक्सपेंशन इन द कंट्रीज. इंडियाज इंडस्ट्रीज आर हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स मशीनरी. सो डिक्रीज इन इम्पोर्टेड गुड्स एंड मशीनरी कैन रिजल्ट इन स्लो डाउन ऑफ द इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलेटेड है FII से, जबकि यूरो इशू जो है वो रिलेटेड है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव. इट इज़ अ मेथड और मोड बाय विच इंडियन कंपनीज रेज फंड्स आउटसाइड इंडिया. ठीक है. In foreign currency, euro issue denotes an issue of security which are listed on European Stock Exchange, although जो subscription है for the same may come from any part of the world other than India. ठीक है. तो आंसर जो A है वो सही है. देखिए ये हमारा ख़त्म हो गया है FDI वाला चैप्टर. नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ऑलराइट, तो यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नए चैप्टर के साथ. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद.